अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है वो इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलियन के बारे में है। तो स्टूडेंट्स, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलियन जो है वो इनमें डिफरेंस जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता होता है। तो इसमें आपने इसको डिफाइन ऐसे करना है कि ऐसी कोलियन जिसके अंदर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व ना रहे, वो इन इलास्टिक कोलियन होती है। इसके अंदर एक और वर्ड भी है, वो शायद आप जाके बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि जिसमें जो इन इलास्टिक कोलियन है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व नहीं होते। लेकिन फिलहाल यहाँ फर्स्ट एक बुक में जो जस्ट काइनेटिक एनर्जी का मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर आप दोनों भी लिख देंगे तो वो भी ठीक होगा। अगर आप एक भी लिखेंगे तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो कोलियन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलियन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसमें बिफोर कोलियन जो है वो और होती है, और आफ्टर कोलियन जो है उसकी वैल्यू वो सेम नहीं रहती, कम हो जाती है। काफ़ी एनर्जी जो है इसके अंदर वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें वो कंजर्व नहीं रहती। तो ये इन इलास्टिक कोलियन की एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें जो आइडल केस में तो ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। आइडल केसेस जो होते हैं उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती, इसमें रेजिस्टेंस नहीं होती। तो इसमें हमारी जो हमने इनिशियली सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी दी होती है वो आफ्टर कोलियन भी वो सेम रहती है आइडल केस में। लेकिन एक्चुअली जो है वो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो हमारे रियल केसेस होते हैं उसके अंदर काफ़ी एनर्जी हमारी फ्रिक्शन के अगेंस्ट या रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम के अंदर वो कंजर्व नहीं रहती। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर तो हम एक हार्ड बॉल को एक मार्बल के फर्श के ऊपर ज़ोर से फेंकते हैं, तो शुरू में हम जितनी इसको एनर्जी देंगे, जितनी हाइट से वो बॉल गिरेगी उतनी ही हाइट तक वो वापस पहुंचेगी। इसका मतलब है कि जितनी हमने इसको एनर्जी दी है उतनी ही वो उसमें उसके अंदर मौजूद है। बहुत कम जो है नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसमें लूज हुई है। तो ये एग्जांपल है इसमें जो है इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है ये इलास्टिक कोलिन की एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि हमने एक जो है उसी हमारी हाइट तक बॉल ना आए, अगर एक बॉल जो है इस रबड़ का है और रबड़ जो है वो अच्छे वाला नहीं है, या हमारे पास जो फर्श है वो रफ है, मार्बल नहीं है, तो फिर हम जितनी हाइट से इस बॉल को फेंकेंगे तो अगर वो उस एनर्जी तक वापस नहीं आती, ठीक है, तो फिर जो है इसका मतलब कि एनर्जी वेस्ट हुई है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो ये एग्जांपल जो होगी वो इन इलास्टिक कोलियन की होगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे इसके आपके बुक के अंदर भी एंड में लिखा हुआ है कि मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये जस्ट इलास्टिक कोलियन के अंदर, ये आपने इसको इसी को मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इलास्टिक कोलियंस के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, और इन इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक कोलियन का इसमें हम थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे। इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन का मतलब है कि अगर तो जो बॉल्स हैं जिनके दरमियान में कोलियन हो रही है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि वो कोलियन जो हो रही है वो उसे हम हेड ऑन कोलियन कहते हैं, हेड ऑन कोलियन। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल एक उसके साथ आमने सामने आकर टकराती हैं, तो हेड टू हेड यानी हेड ऑन कोलियन। ठीक है, तो इस टाइप के जो कोलियन को हम कहते हैं कोलियन इन वन डायमेंशन। और अगर ऐसा होता है कि बॉल जो है वो किसी एंगल पे आके एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलियन इन टू डायमेंशन, क्योंकि इसमें फिर दो एक्सिस इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर जो है एंगल पे आ रही हैं तो उसके हम उसकी मोशन के हम कंपोनेंट से सॉल्व करते हैं, तो जो उनकी वेलोसिटी है उसकी एक्स कंपोनेंट भी होगा, उसका वाई कंपोनेंट भी होगा। तो इस टाइप की जो मोशन होती है वो टू डायमेंशन होती है। लेकिन अभी हमारे पास जो इस वक्त डायग्राम बनी हुई है इसमें आप देखें कि ये बॉल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, तो इनकी वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो जस्ट एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट नहीं है। तो एक एक्सिस इन्वॉल्व है, इसलिए कोलियन जो है वो वन डायमेंशन होगी। ठीक है, तो हमने वो सारा जो आप लोग पहले लास्ट लेक्चर के अंदर ही पढ़ चुके हैं कि हमने दो स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल जो है वो जो रोटेट ना कर रही हूँ उनकी लॉसेज जो है वो M1 और M2 हैं, वो हमने कंसिडर करनी है। और जो इनिशियल लॉसेज हैं इनकी वो V1 V2 हैं, और आफ्टर कोलिजन जो इनकी लॉसेज होंगी वो V1 प्राइम और V2 प्राइम होंगी। और ये रोटेट नहीं कर रही, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो मूव कर रही हैं। और ज़ाहिर है सेकंड बॉल की जो फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी है वो सेकंड बॉल से ज़्यादा होती है, तभी कोलिजन पॉसिबल है। अगर फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी है सेकंड बॉल से ज़्यादा ना हो तो कोलिजन पॉसिबल नहीं है, वो पीछे रह जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है अप्लाई करना है इसके अंदर। M1 V1 प्लस M2 V2 इनिशियल मोमेंटम हो गया, और M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम ये इसका फाइनल मोमेंटम हो गया।
दो इस सिस्टम का जिसके अंदर दोनों बॉल्स हैं, आपने लेफ़्ट साइड पे इसमें M1 को एक लेफ़्ट साइड पे कर देना है और M2 वाले टर्म्स को आपने राइट पे लेके आ जाना है, और लेफ़्ट साइड पे आपने दोनों टर्म से M1 कॉमन लेना है और राइट साइड पे M2 वाले दोनों टर्म से आपने M2 को कॉमन लेना है। तो ये बन जाएगा M1 V1 ब्रैकेट के अंदर V1 माइनस V1 प्राइम, और राइट साइड पे M2 इंटू V2 प्राइम माइनस V2। इसको आप इसका नाम दे दें, क्वेश्चन को 1 का नाम दे दें बेशक, ठीक है। उसके बाद एज द कोलियन इज इन इलास्टिक, कोलियन जो है वो इलास्टिक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो उसमें कंजर्व रहेगी ऑल्सो कंजर्व रहेगी। मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, हम ऊपर देख लिया हमने, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो इसमें आप देखें कि हमने इसके जो फार्मूलाज हैं बिफोर कोलियन, जो काइनेटिक एनर्जीज हैं दोनों बॉल्स की, वो 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर है। आफ्टर कोलियन जो इनकी काइनेटिक एनर्जीज हैं 1/2 M1 V1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 प्राइम स्क्वायर। इसमें भी आपने पूरी क्वेश्चन को पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि जो इसमें बटे में 2 आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जाए। और फिर आपने क्या करना है कि जो V1 वाली टर्म्स हैं, V1 और V1 प्राइम वाली, उनको एक साइड पे करना है इसमें, और इसमें से आपने दोनों में M1 है तो आपने M1 कॉमन ले लेना है। और जो V2 प्राइम वाले टर्म्स हैं, V2 और V2 प्राइम वाली यानी M2 वाली, उनको आपने राइट साइड पे लेके आना है, और इनमें से आपने M2 जो है वो कॉमन ले लेना है। उसके बाद आपने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। M1 जो ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड पे V1 स्क्वायर माइनस V1 प्राइम स्क्वायर है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। मैथ्स का जो फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाले फार्मूले से, वो इक्वल होता है A प्लस बी A माइनस बी। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने इसको भी फैक्टराइज करना है। ये आएगा V1 प्लस V1 प्राइम और एक दफ़ा V1 माइनस V1 प्राइम। सिमिलरली जो राइट साइड पे है V2 प्राइम का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, इसको भी आपने फैक्टराइज करना है। ये आएगा V2 प्राइम प्लस V2 और V2 प्राइम माइनस V2, ठीक है। तो अब आपके पास इसको आपने क्वेश्चन का नाम देना है, सपोज आप 2 कह लें इसको। ऊपर वाली क्वेश्चन जो थी वो क्वेश्चन नंबर 1 थी, ठीक है, और जो नीचे वाली क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को ऊपर रख के क्वेश्चन नंबर 1 को नीचे रख के आपने इनको डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड करके आपने इनको जो है, जो उसमें ऊपर नीचे जो सेम टर्म्स आ रही है, इनको आपने कैंसिल आउट करना है, इनको सॉल्व करना है। तो उसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको क्वेश्चन नंबर 1 पे डिवाइड किया है, क्वेश्चन नंबर 2 को हमने ऊपर रखा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 को हमने नीचे रखा। ये M1 V1 प्लस V1 प्राइम इंटू V1 माइनस V1 प्राइम इक्वल टू M2 इंटू V2 प्राइम प्लस V2, ठीक है, इंटू V2 माइनस V2, ठीक है। तो ये टर्म्स हो गई। इसमें आएगा पास V2 प्राइम माइनस V2, और डिवाइड बाय है M1 इंटू V1 माइनस V1 प्राइम ओवर सॉरी इक्वल टू M2 इंटू V2 प्राइम माइनस V2। तो ये हमने ऊपर वाली जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, और नीचे वाली जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया। इसमें आप देखें कि M1 से कैंसिल आउट हो गया, और जो V1 माइनस V1 प्राइम वाली टर्म थी वो इससे कैंसिल हो गई, M2 से कैंसिल हो गया, और V2 प्राइम माइनस V2 वाली टर्म जो थी वो V2 प्राइम माइनस V2 से कैंसिल आउट हो गई। बाकी जो प्लस वाली टर्म्स ये वाली और ये वाली बचेंगी हमारे पास, इनको हम देखते हैं। तो ये आती है V1 प्लस V1 प्राइम इक्वल टू V2 प्राइम प्लस V2। इनको अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम देते हैं, और अगर हम इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, जो बिफोर कोलिजन वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले जाते हैं, और जो आफ्टर कोलिजन वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट लेफ्ट साइड पे है V1 माइनस V2, ये फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है रिलेटिव टू द वेलोसिटी V2, इनकी वेलोसिटी ऑफ द M1 रिलेटिव टू द बॉल M2, और ये जो वेलोसिटी है ये सेकंड बॉल की वेलोसिटी है, ठीक है, रिलेटिव टू द वेलोसिटी V1 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से माइनस साइन सिंबल जो है वो कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास V2 प्राइम माइनस V1, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं तो V1 माइनस V2 प्राइम V1 प्राइम माइनस V2 प्राइम आएगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल बिफोर कोलियन जो है वो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल आफ्टर कोलियन के इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो यहाँ से इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 का नाम देते हैं, और यहाँ से इसको हम V1 प्राइम की वैल्यू को निकालते हैं, V1 प्राइम को एक साइड पे रखते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा V2 प्राइम माइनस V1 प्लस V2। इनको हमने यहाँ से V1 प्राइम
प्राइम का आंसर निकाला और हमने जो क्वेश्चन पढ़ी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने ये वी वन प्राइम का जो एक्सप्रेशन है सारा ये हमने इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, तो ये बनेगी हमारे पास क्वेश्चन m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1, यहाँ पे हमने v1 प्राइम का एक्सप्रेशन पुट किया v2 प्राइम माइनस v1 प्लस v2 और साथ हमने नेक्स्ट टर्म लिखी m2v2 प्राइम। इसको हमने ब्रैकेट को खोल लेना है m1v2 प्राइम माइनस m1v1 और प्लस m1v2 और उसके बाद लास्ट टर्म आ गई। फिर हमने क्या करना है कि जो इसमें m1v1 है और इस साइड पे भी m1v1 है, उन दोनों को एक साइड पे कर देना है हमने यहाँ पे, और फिर ये सेकंड टर्म m2v2 और यहाँ पे हमने जो ये वाली m1v2 है इसको भी साइड पे लेके आएंगे, ये माइनस m1v2 हो जाएगी। और जो प्राइम वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लिख के हमने v2 प्राइम जो है वो इन दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ पे v2 प्राइम जो है वो हमने कॉमन ले लिया और ये अंदर ब्रैकेट के अंदर m1 प्लस m2 आ गया। और राइट साइड पे जो फर्स्ट टू टर्म्स थी वो ऐड हो गई, वो 2m1v1 आ गई, और जो ये थर्ड फोर्थ टर्म थी इनमें से हमने v2 कॉमन ले लिया, तो ये m2 माइनस m1 बन गई, v2 कॉमन ले लिया और राइट साइड पे m1 और राइट साइड पे m1 प्लस m2 इंटू v2 प्राइम आ गया। फिर हमने क्या किया कि हमने इस v2 प्राइम के साथ जो ये टर्म m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हमने इधर लाके डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2m1v1 ओवर m1 प्लस m2 माइनस m1 ये वाला ओवर m1 प्लस m2 इक्वल टू जो है v2 प्राइम। ये हमने इसका एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो स्टूडेंट इसी तरह जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर पढ़ी है उसमें आप देखें कि उसमें हमारे पास जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 थी उसको आप लेके चलें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब हम v1 प्राइम का हमने आंसर निकाला था। ठीक है, सॉरी हमने v2 प्राइम का हमने आंसर निकाला था, तो हमने यहाँ पे v1 प्राइम का जो आंसर है वो फाइंड कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसमें आंसर निकालना है सिमिलरली v2 प्राइम का। ठीक है, तो पहले हमने v1 प्राइम का आंसर निकाला तो v2 प्राइम फाइंड किया, अब हम v1 प्राइम का आंसर निकालेंगे और उसमें हमने इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने इसका जो है v2 प्राइम का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आप देखें कि v2 हमने इसको इक्वेशन को अरेंज किया, तो ये v2 प्राइम का जो आंसर निकल रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 से वो v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें कि यहाँ से हमने v2 प्राइम का आंसर निकाला, तो ये आ रहा है हमारे पास v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम, और जब हम v1 प्राइम का आंसर निकालेंगे तो हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये आएगा हमारे पास v2 प्राइम माइनस v1 प्लस v2। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने जो आंसर निकाला है v2 प्राइम का, तो ये हमारे पास आ रहा है v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली क्वेश्चन है उसके अंदर हमने इसको पुट किया। स्टूडेंट्स पहले हमने v1 प्राइम का आंसर निकाल के तो हमने इसमें पुट किया, तो हमने v2 प्राइम का एक्सप्रेशन जो है फार्मूला निकाल लिया। अब हम v1 जो है v2 प्राइम का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 से निकालेंगे, उसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ रही है m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2, और v2 प्राइम की जगह पे हमने ये एक्सप्रेशन पुट किया v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम, और हमने इस ब्रैकेट को खोल लिया, m2 से मल्टीप्लाई कर दिया सब टर्म्स को, तो आ गया m2v1 और माइनस m2v2 और प्लस m2 v1 प्राइम, और फिर हमने इन टर्म्स को रीअरेंज किया, जो इसमें टर्म्स हैं m1 v1 और m2 v1 वाले टर्म्स को एक साइड पे लेके आए हैं, और साथ ये m2 v2 और यहाँ से हम इस साइड से m2 v2 को हम जो है वो एक साइड पे लेके आए हैं। ये दोनों चीज़ें दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी और 2m2v2 बन जाएगा, और इस साइड पे ये इनमें से हमने m1 v1 और m2 v1 में से हमने v1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर m1 माइनस v1 आ गया। ठीक है, और इस साइड पे हमने v1 प्राइम कॉमन लिया था, तो ब्रैकेट के अंदर m1 प्लस m2 और इंटू v1 प्राइम। तो इस चीज़ को m1 प्लस m2 को हम लेफ्ट साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी। तो हमारे पास जो v1 प्राइम का फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2v2 ओवर m1 प्लस m2। ये हमारा फाइनल जो है एक्सप्रेशन आ रहा है v1 प्राइम का, और v2 प्राइम का जो एक्सप्रेशन है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस तरीके से हमने उन दोनों क्वेश्चंस को यूज़ करके हमने v1 प्राइम का और v2 प्राइम का एक्सप्रेशन जो है फाइनल निकाल लिया, और इसके लिए कुछ केसेस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट केस जो है वो ऐसा केस है इसमें m1 और m2 जो है वो दोनों मासेस इक्वल हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आप m1 और m2 को इक्वल पुट करेंगे तो उसका मतलब है कि m1 माइनस m2 जो है वो 0 है। तो इसमें v1 वाले एक्सप्रेशन में फर्स्ट वाली टर्म जो है m1 माइनस m2 ये 0 हो गई, और v2 वाले एक्सप्रेशन में जो सेकेंड पार्ट है m2 माइनस m1 ये भी 0 हो गया।
तो v1 वाले प्राइम में जो सेकंड पार्ट है वो बचेगा। उसमें आप सपोज करें कि m1 इक्वल टू m2 है, तो ये इक्वल m होगा। तो इसमें आप m1 और m2 की जगह पे m पुट करेंगे, तो ये आएगा 2m ओवर 2m इंटू v2। तो 2m ओवर 2m कैंसिल आउट हो गए, तो v1 प्राइम का जो आंसर आ रहा है वो v2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, v1 प्राइम का जो आंसर आ रहा है वो v2 के इक्वल आ रहा है। और उसके बाद जो v2 का एक्सप्रेशन है v2 प्राइम वाला, उसमें सेकंड पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, ज़ीरो हो गया था। फर्स्ट पार्ट में हमने 2m ओवर 2m करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो v2 प्राइम विल बी इक्वल टू v1। तो इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन जो आ गया है v2 प्राइम इक्वल टू v1। इसका मतलब है कि अगर मासेस जो हैं वो इक्वल हों तो v1 प्राइम जो है फर्स्ट बॉल की जो है आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी जो है वो सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल हो जाएगी, और सेकंड बॉल की जो आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी है वो फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। यानी इसमें सॉरी जो फर्स्ट केस में जो वेलोसिटीज हैं दोनों बॉल्स की वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। v1 प्राइम जो है वो v2 के इक्वल हो गया और v2 प्राइम जो है वो v1 के इक्वल हो गया। और सेकंड केस में मासेस भी इक्वल होंगी और v2 भी ज़ीरो होगा। यानी हमारे पास जो फर्स्ट केस के रिजल्ट्स आए हैं उनके अंदर हम v2 को ज़ीरो पुट कर देंगे, तो v1 प्राइम का जो आंसर है जो कि v2 के इक्वल था वो ज़ीरो हो जाएगा और v2 प्राइम जो है वो v1 के इक्वल होगा। मतलब वेलोसिटी तो इसमें भी इंटरचेंज होंगी, लेकिन इसमें v2 ज़ीरो है, तो इसलिए फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी v1 प्राइम है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने सेकंड केस को भी हमने शॉर्ट करके थोड़ा सा पढ़ा ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। उसके बाद थर्ड केस जो है उसमें क्या है कि व्हेन ए लाइट बॉडी कोलाइड्स विद द मासिव बॉडी एट रेस्ट। इसमें आप देखें कि लाइट बॉडी है, सपोज हम कहते हैं कि लाइट बॉडी एक छोटी सी गेंद है, बॉल है, और मासिव बॉडी जो है वो दीवार है। तो लाइट बॉडी जब उससे टकराएगी तो वो टकरा के वापस आएगी, तो लाइट बॉडी जो m1 है उसकी वेलोसिटी v1 जो है वो रिवर्स हो जाएगी, वो माइनस v1 बन जाएगी। और जो मासिव बॉडी दीवार है उसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अभी पहले भी रेस्ट पे थी और अभी भी रेस्ट पे रहेगी। तो इसमें मासिव बॉडी रेस्ट पे है, तो v2 को हमने ज़ीरो पुट करना है, और लाइट बॉडी जो बॉल है उसकी मास जो m1 है उसको भी हम ज़ीरो पुट करेंगे। तो m1 और v2 दोनों को ज़ीरो पुट करेंगे इन एक्सप्रेशंस के अंदर। v2 ज़ीरो होने की वजह से जो उसका सेकंड पार्ट है वो दोनों क्वेश्चन का वो ज़ीरो हो जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में v1 प्राइम में हमने m1 को ज़ीरो पुट करना है, तो ये ऊपर नीचे m1 को ज़ीरो पुट करेंगे और ये आएगा माइनस m2 ओवर m2 इंटू v1। m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस v1। यानी v1 प्राइम जो है इक्वल होगा माइनस v1। यानी जो बॉल की वेलोसिटी थी वो दीवार से कोलाइड होने के बाद, दीवार से टकराने के बाद वो रिवर्स होकर वापस आ गई। और सेकंड पार्ट में v2 प्राइम जो है उसमें भी हमने m1 ज़ीरो पुट करना है, तो ये आएगा हमारे पास v2 प्राइम इक्वल टू ज़ीरो। यानी जो दीवार पहले भी रेस्ट पर थी अभी भी वो उसका आंसर जो है वो ज़ीरो ही आएगा। पहले भी ज़ीरो था v2 और v2 प्राइम भी ज़ीरो ही आएगा, दीवार की राशि पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से थर्ड केस को भी आपने इस तरीके से याद रखना है। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ केस है स्टूडेंट्स, उसमें आप देखें कि मासिव बॉडी जो है कोलाइड कर रही है विद लाइट स्टेशनरी बॉडी। यानी एक बड़ी गाड़ी जो है वो छोटी सी बॉल के साथ टकरा रही है, कोलाइड कर रही है। तो बड़ी गाड़ी की वेलोसिटी पे ज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो बॉल की जो बॉल थी वो पहले मतलब अब वो पहले रेस्ट पर थी, स्टेशनरी थी, तो अभी भी जो है जब हम बड़ी गाड़ी टकराएगी बॉल के साथ तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो लाइट बॉडी जिसकी वेलोसिटी v2 थी अब वो 2v1 के इक्वल हो जाएगी, और जो वेलोसिटी v1 थी वो सेम रहेगी। वेलोसिटी v1 प्राइम का आंसर v1 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखना है कि लाइट स्टेशनरी बॉडी में आपने m2 जो है वो उसकी मास जो है बहुत कम है, तो वो उसको भी ज़ीरो पुट करेंगे, और वो स्टेशनरी है तो v2 को भी हम ज़ीरो पुट करेंगे। तो m2 और v2 दोनों को ज़ीरो पुट करेंगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर। तो v2 ज़ीरो होने की वजह से जो इसके सेकंड पार्ट्स हैं वो अगेन ज़ीरो हो गए दोनों क्वेश्चंस के, और जो फर्स्ट पार्ट हैं उनमें हमने m2 को ज़ीरो पुट करना है, तो ये m1 ओवर m1 कैंसिल आउट होके v1 प्राइम विल बी इक्वल टू v1। यानी जो बड़ी गाड़ी की स्पीड है वो सेम रहेगी आफ्टर कोलिजन। और नीचे वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी हमने इसमें m2 को ज़ीरो पुट करना है, तो ये आएगा 2m1 ओवर m1। m1 और m1 कैंसिल आउट हो गया, तो v2 प्राइम का जो आंसर है वो 2v1 होगा। यानी जो बॉल पहले रेस्ट पर थी अब इसकी जो वेलोसिटी है वो गाड़ी की वेलोसिटी के डबल हो गई है। ठीक है, तो v2 प्राइम जो है वो 2v1 के इक्वल आएगा, और सेकंड पार्ट जो है वो ऑलरेडी हम ज़ीरो कर चुके हैं। तो इसी के से स्टूडेंट्स आपको केसेस जो हैं आई थिंक समझ आ गए होंगे। इसमें आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है जो कंडीशंस दी हुई हैं, और इक्वेशन जो है फार्मूलाज जो हैं वो आपको आने चाहिए, तभी आप उनके अंदर वैल्यूज पुट कर सकेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आप इस लेक्चर को बार बार सुनें, बुक से अच्छी तरह पढ़ें इसको,
सारे अपने कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया लेक्चर अपलोड होगा तो फ़ौरन से आपको मिल जाए। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और कमेंट्स भी दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।